नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार त्यागी जी, जी। बिना किसी तकल्लुफ़ के आज एक बहुत ही हम सब के लिए बहुत एक याद करने का दिन है शहीद भगत सिंह को और उनके साथियों को। और आप ये देखिए कि उनकी प्रासंगिकता जैसे जैसे ये जो दौर है अमीरों और गरीबों की जो खाई बढ़ने वाला, ये दौर जैसे जैसे पीक पे जा रहा है, लोग उनकी बातों को उनको याद करने लगे हैं बहुत ज़्यादा। हर साल उनकी याद में जो कार्यक्रम है वो ज़्यादा हो जाते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है। और भगत सिंह एक अनोखे और विरले व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतना अध्ययन किया और अपने सर्वोच्च जिसको बलिदान देश के लिए है वो उन्होंने दिया। तो आप भी चूँकि आज एक वक्तव्य के लिए जा रहे हैं, तो उसी पूर्व वक्तव्य पे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भगत सिंह को लेके आपके अपने थॉट्स क्या हैं। देखिए, जैसा आपने कहा कि मैंने भी आज कहीं लेक्चर देना भगत सिंह पे। भगत सिंह को नाम तो सब लोग जानते हैं और मुझे तो पढ़ने का बड़ा शौक़ है और जर्नलिस्ट भी हम लोग हैं, लेकिन बहुत सरसरी तौर पे ही मैंने भगत सिंह जी को पढ़ा था जी। या जाना था। और जैसा पत्रकारों के साथ होता है कि जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट भी बोलते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। इतनी विषयों पे वो पढ़ता लिखता रहता, लेकिन मास्टरी किसी की नहीं करता है। तो पिछले 6-7 दिन में मैंने थोड़ा समय निकाल के उनको पढ़ा है और उनको पढ़ने के बाद एक नई दृष्टि मेरे अंदर पैदा हुई। मुझे लगता है कि जैसे गीता को बार बार पढ़ने से नए संदेश सामने आते हैं, उसी प्रकार से अगर आप भगत सिंह के जीवन को पढ़ेंगे, मान लिया आपने आप पढ़ लिया और 2 साल बाद 4 साल बाद फिर से आप पढ़ते हैं, तो एक नई रोशनी में आप पढ़ पाएंगे उनको। जी। भगत सिंह पैदा हुए थे, उनका एक नाम रखा गया था, वो भगत सिंह कहलाए। उनका नाम अगर कुछ और होता तब भी उतने पूजनीय होते। और मात्र 23.5 साल की ज़िंदगी से उन्होंने जी इस प्लेनेट पर वो चले गए। तो शरीर से ज़्यादा भगत सिंह एक विचार थे। मुझे तो ताज्जुब भी होता कि जब मैं उनको पढ़ रहा था कि कोई बच्चा जब किशोरावस्था में आ रहा है 15-16 साल की उम्र में, और तब इतना गहन अध्ययन चीज़ों का, इतनी गहरी समझ, और समझ जाहिर सी बात है कि वो अध्ययन से ही पैदा हुई थी। ठीक है, परिवार के संस्कार उनको मिले थे, परिवार उनका घोर आर्य समाजी था, उनके दादा, और एक जज्बा था उन लोगों में देश के लिए लड़ने का। और उनके चाचा भी क्रांतिकारी थे, उनके पिताजी सरदार किशन सिंह भी क्रांतिकारी थे। तो एक तो जो जेनेटिकली आती हैं चीज़ें, जिस माहौल में बच्चा पैदा होता है उसका असर उस पर पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन 16 साल की उम्र में 1923 में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जो चिट्ठी लिख के गए वो अपने पिताजी को उन्होंने भेजी, 7-8 लाइनें हैं मुश्किल से उसमें, वो अपने आप में एक यादगार चीज़ है। तो मुझे समझ पैदा हुई कि अगर भगत सिंह को आपने जानना है, समझना है, तो बेहतर सबसे तरीका ये है कि जो उन्होंने ख़त लिखे हैं, चाहे वो अपने पिताजी को लिखे हों, अपने साथियों को लिखे हों, या डिफरेंट टाइम पे उन्होंने समाज को एड्रेस किया है, तो अगर आप उनको पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। हालांकि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई डिवाइन चीज़ थी। साधारण व्यक्ति इस तरह से नहीं सोचता, इस उम्र का बच्चा तो कभी नहीं सोच सकता। मतलब तो एक गहराई जो उनकी समझ में थी, जो पैदा इवॉल्व हुई धीरे धीरे, उसके आधार पे मैं भगत सिंह को क्रांतिकारी तो वो थे, वो एक अपनी जगह है सारी चीज़ें, लेकिन मैं उनको एक फिलोसफर मानने में, एक दार्शनिक मानने में मैं कतई गुरेज नहीं होता। आज की मेरी समझ ये उन्होंने बहुत दार्शनिकों को, दुनिया के बेहतरीन दार्शनिकों को खूब पढ़ा उन्होंने। हाँ, कि वो सही मायने में दार्शनिक थे और उस दर्शन को उन्होंने अपने जीवन में उतारा पूरी तरह से। आपने प्रासंगिकता की बात की, तो मुझे लगता है आज के दौर में भगत सिंह इतिहास के किसी भी कालखंड में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि जिन मूल्यों के लिए वो लड़े थे, जिन मूल्यों के लिए वो खड़े थे और जिन मूल्यों के लिए उन्होंने जान दी, आज वो सारे के सारे इश्यूज संकट में हैं। उनके सामने गहन चुनौतियां हैं। ठीक है कि आज हमारे देश में हमारे ही लोगों का राज है, अंग्रेज की तरह वो पराये लोग नहीं हैं, लेकिन जो चुनौतियां यहाँ खड़ी की गई हैं 70 साल में आज़ादी के बाद से अब तक जिस तरह का भारत बना था, उस पूरी बुनियाद को हिलाने वाली ताकतें आज पूरी सक्रिय हैं हर लेवल पे।
तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस मैं आज की डेट में समझता हूँ। और ये जो धारणा है ना, हम लोग कई बार मजाक में कहते हैं कि भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन साथ वाले घर में। आज धर्मेंद्र जी मेरी समझ ये है कि आपको हर घर में एक भगत सिंह पैदा करना होगा, नहीं तो वो हालात जो थे आज़ादी से पहले के, उन्हें बनाने में कोई अब कमी रह नहीं गई है। आप जिस तरह का संकट आप ये देख रहे हैं, जो मूल्य उनके जीवन के थे वो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, आज चरम पे सांप्रदायिकता है, चाहे जातिवाद के खिलाफ थे, आज चरम पे जातिवाद है, मानव अधिकारों का उल्लंघन था, उसकी तो कोई बात भी नहीं करता। जमहूरियत या डेमोक्रेसी के लिए वो लड़े थे। आज डेमोक्रेसी तो आपको पता है कहाँ गिरी है, सारा जो ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना थी वो सारी तो खत्म हो चुकी है जी। तो वो जिन भी वैल्यूज़ के लिए भगत सिंह जाने जाते हैं वो सब की सब खतरे में हैं। सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस सब खतरे में है। नौजवानों पे इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं या ऐसे ऐसे उनको टैग दे दिए गए हैं, कोई उनको लिबरल कह देगा, कोई कांग्रेसी कह देगा, कोई उनको माओवादी कह देगा, कोई अर्बन लिबरल कह देगा, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग कह देगा। ये क्या साजिश है? ये साजिश सिर्फ इसलिए है कि इनको एक टैग लगा के कलंकित कर दो उनके हिसाब से, ताकि ये लोग लड़ने की साहस ही इन लोगों में न रहे। और भगत सिंह ये चाहते थे कि इस देश का छात्र, इस देश का जो विद्यार्थी है, जो नौजवान है, वो पूरी शिद्दत के साथ उन बुराइयों से लड़े। देखिए आज ना तो असेंबली में बम फेंकने की ज़रूरत है, ना पर्चे फेंकने की जरूरत, आज ना कोई हमारे सैंडर्स हमारे सामने की जिसको भगत सिंह गोली मारेंगे, कोई हालात नहीं है। लेकिन जो प्रवृत्तियां उभरी हैं वो सब उसी का प्रतीक है। और उनसे लड़ने के लिए आज एक भगत सिंह पर्याप्त नहीं है। भगत सिंह हमें बहुत लोग चाहिए। और आज भगत सिंह बनने के लिए मैंने जैसे कहा बम फेंकने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह तो जब बम फेंक रहे थे या गोली उन्होंने सैंडर्स को भुना था तब भी उनको इस बात का दुख था। वो हिंसा में विश्वास नहीं था उनका। वो कहते थे क्रांति की राह में हिंसा होती है, लेकिन हमारे लिए जीवन पवित्र चीज है। तो वो अपने साथियों को भी खत लिखते ये बार बार बताते थे कि हमारी हिंसा ऐसी, वो इस तरह की हिंसा नहीं है। उनके अंदर पूरी करुणा भरी हुई थी, उनको मानवता से प्रेम था। और वो कहते थे हमारी मजबूरी है। बम वो इसलिए फेंकते थे कि भाई हमने एक बहरी गूंगी सरकार है, उसको हमने सुना नहीं अपनी बातें। तो इतनी गहरी सोच अगर किसी व्यक्ति में उस समय है कि हाथ में पिस्तौल है, सामने दुश्मन है और दनादन उसको भून रहे हैं सैंडर्स को, और बावजूद उसके मन में, उनके दिल के किसी कोने में ये चीज़ें चल रही हैं कि मानवीय दृष्टि से ये चीज़ें गलत है, लेकिन मुझे उस बुराई को ख़त्म करना है और अपने देश को आज़ादी दिलानी है। तो आज तो जितने भी क्राइसिस हैं उनके दृष्टिगत मैं ये कह सकता हूँ कि हमें बहुत सारे भगत सिंह चाहिए। और भगत सिंह चाहिए हमें विचार के रूप में। आप देखिए, आप हम छोटा सा प्रयास करते हैं और हमारे जैसे हज़ारों लोग हैं जो यूट्यूब पे चीज़ें कर रहे हैं। आज मैं कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि फेसबुक पर मान लिया कोई हमने एक चीज़ डाल दी, उधर जी मैं टिप्पणी करना तो चाह रहा था लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, या मैं विद्यार्थी हूँ, या मैं पंगा नहीं ले सकता किसी भी सूरत में। तो इस तरह का खौफ तो या तो अंग्रेजों के ज़माने में था या पैदा हुआ है। तो आज हमारा नौजवान अगर इतना डर चुका है, इतना भयभीत है कि वो एक फेसबुक पे लाइक भी नहीं कर सकता किसी बात को, नहीं कर सकता। तो इतना गहरा संकट भारत के सामने कभी आया नहीं था। आज देखिए 4 खंभे बताए गए हैं लोकतंत्र के, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के तो घर में नोटों की बोरियां मिल रही हैं जी। तो ये जो चौथा स्तंभ था मीडिया, असल में ये था ही नहीं, 3 ही थे। चौथे की जरूरत तो इसलिए ये तो चौथा तो ऐसे एक भ्रम पैदा किया गया। हाँ, ये था भी नहीं कभी। हाँ, लेकिन चलो कालांतर में ये चौथा खंभा बन गया एक, और इसने अपने लिए भूमिका चुन ली कि हम अपने ऊपर के जो 3 स्तंभ हैं उसमें जहाँ भी गड़बड़ होंगी जनहित में हम उनको लोगों को बताएंगे और उनके समाधान का रास्ता खोजेंगे। लेकिन आज की ज़रूरत ये है कि ये जो 4 हैं इनसे काम नहीं चलेगा। अब आपको 5वां जो खंभा है, 6ठा खंभा है, वो भी पैदा करना है। और वो 6ठा खंभा जनमत का ही है जी। हाँ, तो एक है, वो बताते हैं कि ज्ञान विज्ञान के जो सेंटर हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, देखिए आप ना तो खेत में काम करते हुए ना कारखानों में काम करते हुए उस तरह की सोच नहीं होती, लेकिन एक जो दौर है जब आपकी जवानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही होती है तो उस समय आप, और ये जो ज्ञान विज्ञान के केंद्र बने, इसमें एक चिंतन मनन की प्रक्रिया चली। तो एक दायित्व उनका बनता है
कि एक खंबे के रूप में वो आए। लेकिन अभी तो ज्ञान विज्ञान की जगह स्मिथ, इन पे वो लोग वीसी बने हुए बैठे हैं सर अधिकतर जगहों पे, जो किसी स्कूल के प्रिंसिपल बनने के लायक भी नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आज हम जिस शहर में बैठे हैं उस यूनिवर्सिटी में कोई रस रंग का कार्यक्रम चल रहा है, कई दिन चलेगा। मतलब जो हमारी युवा सोच है, जो जवान लोग हैं वहाँ, वो भगत सिंह पे चर्चा नहीं कर रहे, वो इस क्राइसिस पर चर्चा नहीं कर रहे, या वहाँ कुछ विचार गोष्ठियाँ होंगी तो वो अजीब किस्म की होंगी, खास किस्म की, है ना। लेकिन जो करने वाली बातें वहाँ नहीं हो रही। आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बसंत का उत्सव मना रहे हैं और फूलों की बात कर रहे हैं। तो वहाँ जो विश्वविद्यालय इसलिए बने थे कि उनके ऊपर एक जिम्मेवारी थी कि अगर कभी संकट में आए लोकतंत्र तो आपने काम करना। और एक खंबा वो है जो हमारे नागरिक समाज का है, जो हमारी सिविक सोसाइटी में से पैदा होना चाहिए। आफ्टर ऑल आप ये देखिए, लोकतंत्र का मुख्य आधार तो लोक ही है ना, लोक ही है जी। और अगर लोक डरा हुआ होगा, अगर वो सहमा हुआ होगा, इसको भय से आक्रांत होगा, तो वो किस तरह से इन चीज़ों को उठाएगा। और एक होता पॉलिटिकल पार्टीज़, ये भी एक तरीके का खंबा ही है, चूँकि 24 घंटे ये लोग इसी काम में लगे रहते हैं, कैसे भी हैं, लेकिन जैसा भी एक एक्टिविटी रखते हैं, समाज में जनमत बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज तो जितने 6 के 6 खंबे हैं, ये सारे के सारे भयभीत हैं, सारे डरे हुए हैं। तो आज जो प्रासंगिकता की बात है, उसमें ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हमें बहुत सारे भगत सिंह चाहिए, हर जिले में भगत सिंह चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि भगत सिंह हमारी टी शर्ट पे तो आ गए, दिमाग से निकल गए, दिमागों में नहीं गए, हमारे दिमाग में अभी उन्होंने उतनी जगह नहीं बनाई। दूसरी बात यह है कि अब हमें कुछ धरातल पे व्यवहारिक काम करने की ज़रूरत है अगर हम इन चीज़ों से लड़ना है। आप ही देखिए कि एक अजीब किस्म का दौर है, सरदार पटेल को भाजपा ने छीन लिया, कोई वैचारिक आधार, सबको छीन लेंगे जी, छीन लिया। अंबेडकर को कभी भाजपा छीन लेती है, कभी अरविंद केजरीवाल छीन लेते हैं, उनसे कोई लिंक नहीं है, वो तो एक ही बात है दोनों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगत सिंह को, जिनके नाम के आगे कामरेड भगत सिंह लगा हुआ है, और जो मार्क्स से ही प्रभावित थे, और जो लिख के बता रहे हैं वो वजह, अगर उनको पढ़ें हमारे नौजवान, लास्ट किताब लेनिन नहीं पढ़ रहे थे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो उन्होंने तो ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार दिया। 1926 में तो वो घोषित नास्तिक हो गए थे। उसके बावजूद भी हिंदुत्व की जो शक्तियाँ वो उनको कहती हैं कि भगत सिंह हमारे हैं। चलिए, मैंने मान लिया, बहुत अच्छी खुशी होती है हमें कि आप एक पॉपुलर कंसेप्ट के आइकॉन को आप अपना मान रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन केवल मानने से कुछ नहीं होने वाला, उसको जीवन में उतारना। जीवन में वो उतार नहीं सकते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो गंदगी है उसमें तो भगत सिंह कहीं फिट बैठते जगह नहीं है जी। एक्चुअली उनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो तो भगत सिंह से मेल ही नहीं खाता है। तो भगत सिंह बात करते हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ, भगत सिंह बात करते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण की, भगत सिंह बात करते हैं समाजवाद की। तो ये सारे के सारे सिद्धांत जो सत्ता में दल हैं उनको तो मेल ही नहीं खाते। लेकिन धीरे धीरे सत्ताधारी दल अपने संसाधनों के बलबूते पे, अपनी मीडिया पर जो वो काबिज हैं या और अंगों पे काबिज हैं, उनके माध्यम से मुझे लगता है अगर इनको ना रोका गया तो धीरे धीरे आप ये देखना कहीं संघ के कार्यालयों में भगत सिंह नजर ना आने लगे। वो अच्छी बात है, लेकिन बस वो इसके साथ उनका जिल लिखा हुआ पढ़ लें, हो सकता है उनके हृदय में ये जिम्मेवारी उन लोगों की है जो भगत सिंह के नाम पे आज समाज में सक्रिय हैं, जो वामपंथी लोग हैं, समाज के जो सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं, जिनको गाली दी जाती है। ये उनकी जिम्मेवारी है कि भगत सिंह को संघ के कार्यालयों में टंगने से बचाएं, क्योंकि जो आदमी टंग गया वो टंग गया वैसे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उनसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने गांधीवादी समाजवाद 1980 में अपनाया था भाजपा ने, इन्होंने गांधी को छीन लिया। मतलब गांधी के तथाकथित हत्यारे, और आज भी ऐसे सांसद हैं जो गॉडसे की तारीफ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं। आप उन दोनों को एक साथ लेके कैसे चलोगे? तो अगर नकली लोगों के हाथ में हमारे समाज के असली हीरे चले गए तो जिनकी दावेदारी बनती है, वैचारिक दावेदारी बनती है, वो उनके लिए कहना मुश्किल हो जाएगा। और कांग्रेस नहीं बचा पा रही पटेल को, गए जी पटेल तो, है ना। बसपा जो है वो अंबेडकर को नहीं बचा पाई, क्योंकि ये इतने बड़े पाखंडी हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं। आप ये देखिए, मैंने तो अब पिछले 10-12 साल से मैं प्रचलन देख रहा हूँ यहाँ अंबेडकर चौक पे अब कार्यक्रमों में भाजपा के लोग आने शुरू हुए। पहले इनका कोई लेना देना नहीं था। तो एक बड़ी चुनौती ये है कि जो पॉलिटिकल आइकन का जो चोरी का तरीका है इनका, उसको भी हमें लोगों को समझाना होगा। दूसरे, मेरी बात यह है कि चलिए पढ़ा लिखा बंदा तो पढ़ लेता, मैं कहता हूँ आपके पास कोई 30-35-40 साल का एक नौजवान आदमी आता है जो पढ़ा नहीं है,
जिसे भगत सिंह के बारे में सिर्फ इतना पता कि वो देश के लिए शहीद हो गए, आप उसे कैसे ये समझाएंगे कि जो मौजूदा व्यवस्था है ये भगत सिंह के खिलाफ है? ये उनके विचारों के बिल्कुल अपोजिट काम करती वो है। बेशक ना पूछें, लेकिन आप कैसे उसको समझाएंगे कि भाई ये जहां हम जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, ये भगत सिंह के शत्रु हैं, वैचारिक शत्रु हैं, ये गांधी के भी वैचारिक शत्रु थे, ये अंबेडकर के भी वैचारिक शत्रु हैं। तो जब तक हम इस स्तर पे लोगों को नहीं समझाएंगे, और यही जनमत बनाने का काम होता है, तब तक हम इस चुनौती से निपटने में कारगर नहीं होंगे। और सत्ताधारी दल के पास में बहुत ज़्यादा संसाधन है, वो अपने झूठ को भी स्थापित करने की क्षमता समाज में रखते हैं, और जबकि जो वैचारिक इनके वंशज हैं वो अपने सच को भी, मुझे लगता है, जाने देंगे इसी अभाव में। तो आज एक क्राइसिस इस बात का है कि भारत की राजनीति दक्षिण और वाम के में विभाजित हो चुकी है। अब आज की सबसे बड़ी चुनौती और मांग ये है कि जो लोग हैं जो दक्षिणपंथी नहीं है वो सब एकजुट हों, चाहे वो किसी भी दल में। और ये कोई नई बात नहीं है, 1967 में डॉक्टर लोहिया ने तमाम दलों को एक साथ इकट्ठा किया था कांग्रेस के खिलाफ। तो आज वैसी ही जरूरत है, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की इन गलत नीतियों को, जिससे देश बर्बाद हो रहा है, अगर बचाना है तो तमाम राजनीतिक दल, उनके वैचारिक मतभेद रहें अपनी जगह पर, लेकिन वो इकट्ठा हों, उनके कार्यकर्ताओं में आपसी संवाद हो, और वो लोगों को ये समझाएं कि ये विचारधारा क्या है और दूसरी विचारधारा क्या है, जिसके आधार पर भारत बना था। तो जब तक हम बिल्कुल सरफेस पर आके लोगों के बीच में जाके इस तरह का संवाद नहीं करेंगे, तब तक ये खतरे ज्यों के त्यों बने रहेंगे। लेकिन आप ये देखिए सर कि अगर भगत सिंह को हम पढ़ते हैं तो निश्चित किसी ने अगर भगत सिंह को एक शिव वर्मा की संस्मृतियाँ भी किसी ने पढ़ ली या उनके लेटर्स पढ़ लिए, कोई एक किताब अगर जीवन में भगत सिंह की पढ़ लेता है तो वो कभी भी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो उतने क्रांतिकारी विचार हैं सर उनके कि एक बार दिमाग में जिसके बीज डल जाता है ना, वो फिर वो पेड़ बनता है कभी भी। इसलिए ज़रूरत ये है कि उनके विचार सिर्फ लोगों तक पहुँचाए जाए। देखिए, आज राइट लेफ्ट की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई है। हम लोग क्यों नहीं पूछते कि 1907 में भगत सिंह पैदा हुए और 1906 में गुरु गोलवलकर पैदा हुए, एक ही साल का फर्क है? एक आदमी उनसे एक साल छोटा और उसने अपना जिंदगी दे दी पूरे देश को लिए। दूसरा व्यक्ति जो है वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, सारे काम कर रहा है अपने, वो पढ़ा भी रहा है बनारस यूनिवर्सिटी में MSc करने के बाद में, और वो कतई उदासीन इन सारी चीज़ों के प्रति। उसे भगत सिंह में कोई आकर्षण नहीं है, क्रांतिकारियों को कोई आकर्षण नहीं है, बल्कि गोलवलकर ने तो ये कहा कि ये लोग ठीक है, जज्बा तो ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा कोई भी संघर्ष जो सफल ना हो करना ही नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको और डिस्करेज किया। तो जब दूसरी इस विचारधारा के लोग पूछेंगे उनसे कि भाई आप तब क्यों नहीं बोले थे, आपके गोलवलकर क्यों नहीं बोले। एक और आपको मैं बड़ा संयोग बताऊं कि डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने RSS बनाया था, उनका जन्म और पंडित नेहरू का जन्म एक ही साल में हुआ, है ना। तो एक ही कालखंड में एक ही वर्ष में पैदा होने वाले दो व्यक्ति तो अलग अलग हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो लोग जो नेहरू एक देश का सपना देख रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, वो है ना, 15 साल उन्होंने जेल में काट दिया। दूसरा व्यक्ति जो अपने कुछ नहीं कर रहा, उनके शब्दों में कहूँ वो तो राष्ट्र माता माँ की सेवा में लगे हुए थे, भारत माता के गौरव को बचाने में लगे हुए, इस तरह की बात लफाजी होगी। भाई आपने प्रैक्टिकली क्या करा, व्यवहारिक रूप से कुछ चीज़ें नजर आई क्या? आप तो 1925 में जन्म लेते ही RSS के जरिए आप तो समाज को बांटने का प्रयास करने लगे थे। तो वो लोग जिन्होंने कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि जो लोग ले रहे थे उनको भी डिस्करेज किया, आज वो आपको बता रहे हैं देशभक्ति क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है। और जो सही माने में राष्ट्रभक्त हैं, देश के निर्माण में लगे हुए हैं, वो बेचारे कोनों में पड़े हैं, वो चुप हैं, वो डरते हैं बोलने, लाइक करने से डरा दिया गया है। हालत ये हो गई है, उनको डराया गया है। तो आप अभी देखो ना कि भाई इस देश का तो पत्रकार भी डरा हुआ है, उसके सामने दो ऑप्शन, या तो वो डर जाए या उनके साथ खड़ा हो जाए। तो लोगों ने साथ खड़ा होना ठीक तीसरा ऑप्शन तो बचा ही नहीं, अपना पेट। अगर आप उनकी धारा से अलग खड़े होंगे तो उन्होंने इतने सारे वो दुर्गा माता का कौन सा था, रक्तबीज, एक मारो तो एक खून की बूंद से और टपक जाते थे, और मारो तो और टपक जाते थे। इस तरह की पूरी सेना खड़ी कर रखी है जो हमलावर हो जाती है एकदम से और आपके मनोबल को तोड़ना चाहेगी। तो आज की डेट में तो मैं ये कह रहा हूँ, क्रांति कोई बहुत बड़ी कंसेप्ट होने के साथ साथ बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आपको करनी होगी। जहाँ भी हल्का सा कहीं भी शोषण है तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, उसको क्रांति ही कहते हैं। हर जुर्म के खिलाफ जो भी आपकी आवाज़ उठेगी वो क्रांति है। अब तो ये क्या समझते हैं जी,
अब ये क्या समझते हैं कि सांप्रदायिकता का जो रास्ता है वो नेहरू को नहीं पता था? मतलब क्या नेहरू इनसे कम बुद्धि के आदमी थे? उनको पता था कि देश सांप्रदायिकता को अफोर्ड नहीं कर सकता सर। हम इतने धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अगर यहाँ धर्मों के नाम पे आपस में टकराव होता है तो फिर सारा आपका विकास, सारा एजेंडे सब ध्वस्त हो जाते हैं। ये तो इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि काश अटल वो सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते, सरदार पटेल को देश की वो कांग्रेस उस समय की बनाना चाहती थी, नहीं बने। कतई झूठ, नितांत झूठ पे झूठ बोलते चले जाएंगे। सदन में झूठ बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं जी, वो तो रात दिन बोलते हैं। ठीक है ना। अब इनका दिक्कत यह है कि नेहरू बना दिए तो पटेल को बनाना, अगर पटेल बन जाते तो मैं गारंटेड कहता था ये कोई और नाम ले आते वहां से। चूंकि क्या था कि पटेल या पुरुषोत्तम दास टंडन या और कई लोग ऐसे के मुंशी थे, वो ऐसे लोग थे जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व का कोना उनके अंदर था, वो कंजर्वेटिव लोग थे। लेकिन गांधी और नेहरू के प्रभाव इतना बड़ा था कि वो लोग अंदर से असहमत होते हुए भी कभी कांग्रेस से बाहर नहीं निकले, हमेशा उनके साथ रहे। नहीं, अगर वो इतना ही उनको लगाव होता तो वो खुलकर आप ये उनमें देखिए, जाते। पटेल जब बिल्कुल मरणासन थे और उनको लग रहा था कि मेरी जीवन जा रहा है, जब उनके पास कांग्रेस के नेता गए तो वो हाथ पकड़ के भावुक हो जाते थे, रोने लगते थे और कहते थे जवाहर का साथ मत छोड़ना। ये चीज़ कौन बताएगा हम लोगों को? अरे रिकॉर्डेड चीज़ें हैं कि जवाहर का साथ मत छोड़ना। अरे पटेल ने अंतिम सांस कांग्रेस में के अंदर ली है। चलिए वो तो 1950 में चले गए। शास्त्री एक्चुअली जी तो पटेल को जो इन्होंने पटेल को अपनाया है सर, उसके पीछे एक बड़ी वजह गुजरात भी है। गुजरात के जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ पटेल जुड़ते हैं, तो गुजरात को साथ लेके चलना इनके लिए जरूरी बहुत था। ज़्यादा डिफरेंसेस, वैचारिक मतभेद नेहरू और पटेल में थे। और ये हमारे देश की खासियत है कि उस असहमति और वैचारिक भिन्नता के बावजूद आप लोगों को स्वीकार करें और एक सर्वसम्मति बना कर निर्णय लें देश के साथ में। अंग्रेज के सामने दिक्कत थी कि वो कांग्रेस को क्यों शासन दे। उसने ये कहा कि सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पीपल की अगर कोई संघ है, संगठन है, तो कांग्रेस है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को दिया देश का भार। इनको कैसे देते उस समय? पर वो भार तो ये कांग्रेस ही उठाने के लिए तैयार नहीं है, हैं? अभी जो भार है हाँ, उसका ये कांग्रेस ही तो उठाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, कांग्रेस को दिक्कत की है कि कांग्रेस अपने आप में तो कोई उसको बीमारी लगी नहीं कि वो कमजोर होगी। जनता ने कमजोर किया ना है। कांग्रेस के नेतृत्व की प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो कांग्रेस की जो मूल भावना है उसको कभी जाहिर नहीं करती, बोलते नहीं उस भाषा में। मैंने कितनी बार कहा कि राहुल की भाषा अगर सारे कांग्रेसी बोलने लगे, आप देखिए परिवर्तन कितना आएगा। लेकिन ये जितने भी क्षत्रप हैं, रीजनल लीडर्स हैं, अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते उस भाषा को नहीं बोलते, और बोलना शुरू होंगे तो उधर से वो हमला हो जाएगा और तरह का। भगत सिंह की जो सबसे बड़ी चिंताएं थी जी, वो सबसे बड़ी चिंता ये थी, वो कि ये कहते थे कि देखो देश आज़ाद होएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारा संघर्ष आज रंग लाएगा नहीं तो कल लाएगा, होंगे हम आज़ाद। लेकिन दिक्कत यह है कि आज़ाद होने के बाद हम करेंगे क्या? मतलब हमारे देश की व्यवस्थाएं कैसे बदलेगी, किस तरह की शासन व्यवस्था होगी, कैसे कैसे लोग शासन करेंगे, उनकी नीति क्या होगी, गरीब से गरीब अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक सत्ता का उसका फ़ायदा उसको कैसे पहुंचेगा, उनकी चिंताएं इसको लेके थी। लेकिन वो दुनिया से पहले चले गए, और जब आज़ादी के बाद जो लोग वो देश संभाल रहे हैं अभी तक, उनकी चिंताएं उस गरीब आदमी को लेके भाषणों में तो होती है, लेकिन वो कहीं भी एग्जिस्ट फिजिकली दिखाई नहीं देता कि उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। नहीं होगा। देखिए देखना कि जब नेहरू ने देश संभाला था तो उन्होंने नारा तो नहीं दिया था, लेकिन उनका ध्येय यही था कि सबका साथ सबका विकास। तो उनका सबके साथ में मुसलमान भी था, ये तो दलित अपने भी था, इनका भी है, कमजोर लोग सबका भी थे। इनके अंदर उनमें ये फर्क है कि एक तो उन्होंने बोला नहीं था, अपने जीवन में अंगीकार किया था। ये बोलते हैं लेकिन सबके साथ को ये इतने खंडों में विभाजित कर देते हैं और फिर भी बोलते रहते हैं, और सबके विकास वाली धारणा भी गलत हो जाती है। तो एक तरीके से जो ये बल्कि प्रपंची लोग हैं ना, शातिर लोग, इनके इस नारे में और नेहरू के बिना कहे अघोषित नारे में दुनिया भर का फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। देखिए नेहरू के सामने चुनौती ये थी उस समय 47 के हिंदुस्तान की, आप कल्पना कीजिए कैसा समाज था वो, और उनकी अपनी पार्टी के अंदर विभिन्न विचारधाराओं, कितने लोग उस समय कृपलानी वहाँ से कांग्रेस से हट गए, है ना, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो 1934 में बन गई थी, दुनिया भर के वहाँ पर। लेकिन उस सबके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व चूँकि गांधी कर रहे थे, तो वो एक यूनिफाइड शक्ति थी पूरी तरीके से।
गांधी के नेतृत्व की वजह से, और तमाम असहमतियों के बावजूद, तमाम वैचारिक भिन्नताओं के बावजूद भी गांधी उन सबको इकट्ठा करने में सक्षम थे, और उन्होंने उसी आधार पर देश का निर्माण करने का, भविष्य का निर्माण करना था। और उन गांधी की तमाम कोशिशों में भगत सिंह का भारत शामिल था। अगर वो सेकुलर इंडिया चाहते थे तो भगत सिंह भी चाहते थे ना, तो गांधी भी चाहते थे। अब ये ऐसे कैसे कि आप नहीं चाहते बिल्कुल और फिर भी आपके आदर्श हैं। आज़ादी प्राप्त करने के रास्ते दोनों के अलग थे। हाँ। लेकिन मकसद तो एक ही था। वो ऐसे ही समाजवाद वो चाहते थे, समाजवाद वो चाहते थे। अभी देखिए तो समाजवाद शब्द के दुश्मन है, जबकि जो उनकी एसोसिएशन थी हरियाणा, वो क्या था, रिपब्लिक एसोसिएशन था उनका, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसमें एस वर्ड समाजवादी शब्द जोड़ा ही भगत सिंह ने था। अब आप इनसे पूछिए, भाई भगत सिंह तो प्रखर समाजवादी थे, आप समाजवाद का विरोध करते हैं, उसकी नीतियों का विरोध करते हैं, फिर वो आपके कैसे होंगे? तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, इनको कुछ नहीं पता। लेकिन ये सवाल करे कौन? तो इन्होंने तो पूरी एक मूर्खों की फौज खड़ी कर रखी है। बिल्कुल सर। लेकिन जैसे जैसे समाज में ये खाई बढ़ती हैं और पूंजीवाद का इस कदर प्रभाव बढ़ता है कि जब एक आदमी जिसको पता है कि वो गरीब हो रहा है, इसके बावजूद वो चेत नहीं रहा, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब एक बहुत गरीब लोगों में चेतना जागृत होती है सर, और वो जो चेतना है वही समाज का असली बदलाव लेके आती है। देखिए मार्क्स जिसे कहते थे ना, धर्म अफीम है, तो उसका अफीम जैसा प्रभाव हो जाता है धर्म का, तो वो चटाई जा रही है अभी तो उसके, है ना। अभी तो जो ठीक बात कहता है उसको 1000 लोग गालियां देने वाले हैं, और उसको 10 लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन 1000 लोग उसको कोसने वाले हैं। वो जो घर में 20-25 किलो जो राशन जा रहा है ना, उस सब में मिला रखी है, उसमें मिला रखी है, और समाज के हर तबके को एक खास किस्म की रैपिंग, उन्होंने रैपर लगा के ना उसको वो खिला रहे हैं, कहीं चॉकलेट के रूप में, कहीं राशन के रूप में, कहीं किसी अच्छे विदेशी फल के रूप में, वो लगातार दी जा रही है। लेकिन धीरे धीरे कोई भी नशा हो, जिस हिसाब से वो छाता है उस हिसाब से उसमें जाना भी होता है। दोस्तों, भगत सिंह के बहाने से ये दूसरा इंटरव्यू किया है, कामत साहब से बात की थी और आज डॉक्टर साहब से बात की है। तो शहीदों का जीवन चरित्र अगर हम पढ़ेंगे नहीं और उनको सिर्फ याद करेंगे, इससे बात बनेगी नहीं दोस्तों। अब पढ़ना पड़ेगा, भले ही आप 1 किताब पढ़िए, 10 किताब पढ़िए, कोई लेटर पढ़िए, पर आप उनको पढ़ेंगे तो जानेंगे, क्योंकि विचार एक शक्ति है। और भगत सिंह आज अगर दुनिया में याद किए जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था, बल्कि उनके विचार आज भी ज्यों के त्यों स्टैंड करते हैं। उतने स्ट्रॉन्ग विचार थे उनके देश दुनिया को लेके, और ऐसा कोई वक्त नहीं था, वो अपनी गरीबी से गरीबी, वो उनका जो कोट था उसको शर्ट की तरह पहनने लगे थे, और पैंट फट गई थी तो लुंगी बांधने लगे थे, लेकिन इस दौरान भी उनके कोट की जो जेबें हैं उनमें किताबें रहती थी। और धर्मेंद्र जी, एक चीज़ और मैं बता दूं कि सुखदेव और राजगुरु, उन तीनों की भी फांसी हुई थी, तो उनका भी बलिदान कोई कमतर नहीं था। क्योंकि हमें इसलिए उनका जिक्र करना होगा कि देखा यहाँ भी सुखदेव की तो सुखदेव छोड़ दिया, हमारा राजगुरु सुखदेव की तो जिद ही ये थी कि भगत सिंह कहीं मेरे से पहले बलिदान ना दे दे। राजगुरु ने ही गोली मारी थी सैंडर्स को पहले, और फिर भगत सिंह ने बाद में जाके भुना उसको बुरी तरीके से। वहाँ तो कंपटीशन ये था, सुखदेव कह रहे थे कि भाई मुझे क्यों नहीं फांसी दी जा रही, मुझे भी मारा जाए, और भगत सिंह वायसराय को लिख के दे रहे कि हमें तो गोली से उड़ा दिया जाए, क्यों मार रहे हो आप, कहाँ मिलेगा ये जज्बा। और देखिए, जिस जस्टिस ने उनका फैसला लिखा था सजाए मौत का, उन्होंने उनके रास्ते को गलत नहीं माना था, तरीके को गलत नहीं। तो आज हमारा नौजवान जो धड़ाधड़ प्रोटीन खा रहा है, जिम में जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सेहत किस लिए बनाई जा रही है, किस लिए बनाई जा रही है, क्या करेंगे। क्या आपको आज बेस्ट फूड मिल रहा है, बेस्ट आपकी जो बॉडी बिल्डिंग की चीज़ें हैं, है ना, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, दुनिया भर की कीटो डाइट, फलानी डाइट, इस शरीर को इतना सशक्त करना और उसके माध्यम से, इसकी आवश्यकता क्या है। अगर आपने इसी तरह का आचरण करना है कि आपकी हिम्मत नहीं होती कि धर्मेंद्र कुआरी कुछ लिखकर बात आपको पसंद आए और आप लाइक करते हुए भी डरें, नहीं करते, तो भाई इस प्रोटीन का अपमान मत करो। दोस्तों, पढ़िए लिखिए और अच्छे विचारशील लोगों को आपस में जुड़े रहना चाहिए, और ये जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति समाज में बदलाव नहीं ला सकता। कोई एक व्यक्ति किसी एक विचारधारा जो समाज के लिए हानिकारक है उसका विरोध नहीं कर सकता। हम सबको एक समूह के रूप में,
एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी। और मैं हमेशा जिस चीज़ की वकालत करता हूँ, साइंटिफिक थॉट्स होने चाहिए हमारे। भगत सिंह एक नास्तिक व्यक्ति थे और वो जानते थे कि हर किसी भी समाज की तरक्की विज्ञान से होकर जाती है। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों पे अपना जोर रखिए, और ये जो जोर है ये किताबें पढ़ने से ही आएगा। भगत सिंह के बहाने से हमने बहुत सारी देश दुनिया की बातें की हैं। आपके मन में जो भी विचार है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और किताबें पढ़िए दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।